लोग काफ़ी समर्थन देने के लिए तैयार है। कुछ लोग हैं जो खुले नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेटली वो ये गुप्त मतदान तो है, प्राइवेटली दिखा रहे हैं कि देखिए हम आपके साथ। कांग्रेस में गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का बकरा वाला बयान और अब शशि थरूर का गुप्त मतदान का दावा पार्टी में गुटबाजी को और उजागर करता था। लेकिन सवाल उठते हैं कि आखिर गुप्त मतदान वाले वो नेता कौन हैं? क्या ये गांधी परिवार से नाराज लोग हैं? खैर ये बात शशि थरूर ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन खड़गे के बाद वो भी ये कहते दिखे कि अध्यक्ष कोई भी बने, फैसले गांधी परिवार की सहमति से ही होंगे। हालांकि शशि थरूर ने डेलीगेट्स को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट डालने की अपील भी की है। देखिए, मेरे ख्याल में गांधी परिवार इतने लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं हमारी पार्टी के अंदर, कि ये बेवकूफ़ी होगी किसी भी अध्यक्ष को गांधी परिवार को दूर रखना या उनसे दूर रहना। जो हमारे पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं और जिसके साथ सबसे बड़े हैं गांधी परिवार के सारे अंग, उनके साथ ही काम करेंगे। मेरे ख्याल में लोग को समझना चाहिए, किसी में किसी के निर्देश सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका मन की इच्छा के अनुसार वोट दे दीजिए, अंतरात्मा के अनुसार वोट करने चाहिए। यह है पार्टी का स्टैंड। राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य इकाई तक कांग्रेस गुटबाजी का शिकार रही। इसी गुटबाजी के चलते कांग्रेस में गृह युद्ध जैसी स्थिति बनती रहती है और बीजेपी इसी मुद्दे पर उसे घेरने से नहीं चूकती। इस बार भी बीजेपी ने गुटबाजी के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोला है। बनेगा अध्यक्ष वही जिसे गांधी परिवार चाहेगा, और जो भी बनेगा, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे बने चाहे शशि थरूर बने, उसको करना वही है, केवल साइन करना है। जो आदेश वहाँ से आएगा उस आदेश को उनको साइन करके और प्रसारित करना है। कुल मिलाकर ये पूरे भारत को भ्रमित करने का काम है। जो अध्यक्ष है या जो पार्टी का सर्वे सर्वा है वो यात्रा निकाल रहा है और इन लोगों को छोड़ दिया है यहाँ लड़ने के लिए। निश्चित ही कांग्रेस में आंतरिक गुटबाजी बहुत चरम पर पहुँच चुकी है। कांग्रेस में गुटबाजी सिर्फ मुसीबत है, ऐसा नहीं है। जानकारों की माने तो गुटबाजी कई बार पार्टी के आकलन में कांग्रेस के लिए फायदेमंद भी रही है, या यूं कहें कि गुटबाजी कांग्रेस के लिए ताकत भी बनी। हालांकि अब शशि थरूर के गुप्त मतदान वाले बयान के बाद यह साफ है कि कांग्रेस में एक धड़ा ऐसा भी है जो गांधी परिवार की पसंद माने जाने वाले खड़गे के खिलाफ वोट करेगा। ऐसे में सवाल यही है कि क्या अध्यक्ष चुनाव के बाद कांग्रेस डिवीजन की ओर बढ़ रही है और क्या राहुल गांधी भी यही चाहते हैं? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है गुप्त मतदान, उजागर गुट। और फिर हम कहेंगे कि कांग्रेस की गुटबाजी कोई चिंता का विषय नहीं है, कोई परेशानी समस्या का विषय नहीं है, बल्कि अगर मैं कहूं तो आप चौंकिएगा मत कि ये कांग्रेस की ताकत है। जी हाँ, और आप देख रहे होंगे और जिस तरह से शशि थरूर माशाल्लाह जितना खूबसूरत व्यक्तित्व उनका है और वैसी ही खूबसूरत हिंदी उनकी है, कहीं अटकन नहीं है, कहीं उलझन नहीं है, दिमाग में कहीं कोई पेच और खम नज़र नहीं आता, हल्की मुस्कुराहट के साथ। और इसीलिए हमें ये भी पता चला कि आज पीसीसी में नौजवान युवा लड़के लड़कियों की संख्या बहुत अधिक थी, जो शशि थरूर साहब की फ़ैन फॉलोइंग को दर्शाता है। निश्चित तौर पर वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर और युवाओं के बीच एक बेहद लोकप्रिय कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने ये कहकर तमाम चीज़ों को दरकिनार करने की भी कोशिश की कि नेहरू गांधी परिवार से कोई प्यार नहीं करता है, ऐसा सोचना या कहना बेवकूफ़ी होगा। जाहिर तौर पर उन्होंने ये कहा कि जो सर्वोच्च संस्था है कांग्रेस में वो नेहरू गांधी परिवार ही है, इसको जिस रूप में जिसको लेना हो वो लेता रहे। ये उन्होंने नहीं कहा, ये हमारा इंटरप्रिटेशन है। अब सवाल ये है कि क्या गाइडलाइन जो है, जो प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और परोक्ष यानी इनडायरेक्ट, जो नज़र नहीं आ रही है। तो कांग्रेस की ये जो इनडायरेक्ट धारा है, इस धारा में लोग बहेंगे, जाहिर है उसी में बहेंगे। तो उस धारा में बह के कहाँ पहुँचेंगे? खड़गे जी के पास पहुँचेंगे। और शशि थरूर जी अपनी तमाम उपलब्धियों के बाद यही कहेंगे, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, जो भी समर्थन मिला वो बहुत उचित था। अब आप कहेंगे मैं जम कर गया हूँ भविष्य में, लेकिन संभावना इसकी अधिक है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो कांग्रेस के लिए अगर मैं वोट करता तो शशि थरूर जी की तरफ संभावना काफ़ी अधिक होती, क्योंकि वो एक उम्मीद का चेहरा नज़र आते हैं, एक चमकता हुआ चेहरा नज़र आते हैं। और ये भी नहीं लगता है कि वो कांग्रेस की स्थापित नेहरू गांधी परिवार की जो धारा है उसको काटेंगे
या उसको बंद करेंगे या उसको चुनौती देकर उसको पीछे छोड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये कांग्रेस का आंतरिक विषय है, कांग्रेस इसको बेहतर तरीके से समझती है और निश्चित तौर पर जो कांग्रेस के डेलीगेट्स हैं या जो मतदान के अधिकारी हैं वो सर्वश्रेष्ठ निर्णायक के तौर पर व्यवहार करेंगे ही, करना ही चाहिए। आज इसी पर हम बात करेंगे। पहले वो 3 सवाल जिनके इर्द गिर्द ये बहस घूमेगी। सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव पार्टी को 2 गुटों में बांट देगा? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस की गुटबाजी उसकी कमजोरी के साथ ताकत भी है? सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी इस बार भी कांग्रेस की गुटबाजी का फायदा उठाएगी? चलिए, जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। सदी पौराणिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी बहुत दिनों बाद हमारे साथ हैं। स्वस्थ प्रसन्न होंगे ऐसी अपेक्षा है। प्रणाम कर रहा हूं तिवारी जी। अब्बास हफीज साहब हैं, उपाध्यक्ष हैं, युवा नेता हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के, उनका भी मैं बहुत इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। संदीप जी, 2 गुटों में बढ़ जाएगी कांग्रेस, इसकी संभावना तो अब कम लगती है। अगर शशि थरूर जी के साथ वो गुट खड़ा होता जिसको G23 कहते हैं, लेकिन उसने जिस तरह से अंतिम समय में कांग्रेस के खेले गए दांव के बाद खड़गे जी के पक्ष में तिवारी जी और आनंद शर्मा जी, मनीष तिवारी और आनंद शर्मा जी आ गए, तो ये मोटे तौर पर मान लिया गया है कि G23 का भी समर्थन मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो खटकेगा कांग्रेस में इस चुनाव के बाद, कुछ बातें भी उठेंगी और कुछ चीज़ें भी होंगी, लेकिन हमें लगता है उतनी गंभीर नहीं होंगी। बहरहाल शशि थरूर जी का आगमन, उनका निर्दोष और बिल्कुल बिना किसी प्रेजुडिस के अपनी बात खुले अंदाज में कहने का तरीका, और सबसे महत्वपूर्ण बात, खड़गे जी कह रहे थे कि बकरा बचेगा तो मुहर्रम में नचेगा, और यहाँ ये कहना है कि गुप्त मतदान पर भरोसा। जी शरद जी, शशि थरूर जी की बयान और उनके चेहरे को देख के ऐसा लगा जैसे ठहरा हुआ पानी हो, पूरी तरह शांत, अपनी बात को अपने तरीके से कहना। जहाँ तक आपने गुटबाजी की बात कही, मुझे ऐसा लगता है कि शशि थरूर जी ने जो सार्वजनिक तौर पर कही कि गांधी परिवार के साथ मिलकर कांग्रेस का अध्यक्ष चलेगा, अगर खड़गे जी ये निर्वाचित हो जाते हैं तो थरूर जी उनके साथ खड़े हो जाएंगे। जो अभी गुटबाजी दिख रही, जैसा आपने G23 की बात कही, G23 खड़गे जी के साथ हो ही गया है। और शशि थरूर उस तरह के नेता नहीं है, तासीर नहीं है शरद जी उनकी कि वो आक्रामक होकर कोई गुट का नेतृत्व करें या किसी गुट के साथ खड़े हो जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस को एक नए तरह की मजबूती मिलेगी, क्योंकि G23 जो था वो भी खड़गे का समर्थन कर रहा है, और आने वाले समय में अगर शशि थरूर हार भी जाते हैं तो वो निराश नहीं होंगे, कांग्रेस के लिए काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव भले बीजेपी के लिए नजर आ रहा हो कि गुटबाजी हो सकती है, झगड़ा हो सकता है और कुछ कहने का मौका मिल जाए, लेकिन इतना तय है कि खड़गे भी निर्वाचित होते हैं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं एक बार ऐसे लगेगी जैसे एक छाते के नीचे खड़ी होने की कोशिश की गई है कांग्रेस के अंदर। क्या, बहुत संक्षेप में आपसे जवाब चाहूँगा, क्या आप मान रहे हैं कि राहुल गांधी इन दिनों यात्रा पे निकले हैं तो वो कदम दर कदम उसी चिर परिचित कुर्सी की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी तरफ खड़गे साहब इशारा कर रहे थे? शरद जी, स्वाभाविक सी बात, आज हिमाचल के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, उसके बाद गुजरात के चुनाव हैं, तो कहीं ना कहीं जो खड़गे जी ने बात कही थी उसको समझने की ज़रूरत है कि बकरे की जो उन्होंने बात की वो क्यों कही। ठीक है, हो सकता है भाषा का तमाम बातें हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने इशारों में ये कह दिया था कि आगे आने वाले समय में बकरा बचेगा तो नचेगा। तो मुझे लगता है कि अब देखिए नाचने का ही मौका मिलता है कि नहीं मिलता है चुनाव के बाद। चलिए, ये भी एक बड़ा सवाल है कि इस पर मैं आऊँगा, आप अगला सवाल आपसे पूछूंगा। तिवारी जी, विषय बीजेपी का नहीं है लेकिन बीजेपी का है भी, क्योंकि बीजेपी की सबसे अधिक रुचि है तो राहुल गांधी जी में है, सबसे अधिक रुचि है तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन में है। बहरहाल आप किस तरह देखते हैं? आपने भी बहुत क्लोजली देखा होगा, पहले मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आए और उसके चंद दिनों बाद शशि थरूर आए, क्या टिप्पणी है आपकी? मैं तो सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि शशि थरूर को लेकर के जो खूबसूरत और जितने अलंकार भर दिए आपने शशि थरूर के नाम पे जी, वो सारे अलंकारों के बाद भी मानी शरद जी आपका प्रस्तुतिकरण जो है ना जी, वो उनकी खूबसूरती से बहुत खूबसूरत है, इसलिए वो खूबसूरत जी, आपका स्नेह, जी, बाकी जहाँ तक बात है तो देखिए
अभी आदरणीय पौराणिक जी मेरे से बहुत विद्वान है, मैं उनकी बात से सीखता हूँ, मैं उनको काट नहीं रहा हूँ। आपने एक बात कही है कि गुटबाजी तो कांग्रेस की ताकत रही। ये कांग्रेसी भी कई बार खुद कहते हैं कि हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है और एक दूसरे पे जूते पे दाल बांटो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मानता हूँ कि उनकी गुटबाजी है, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ वो देवकांत बरुआ के जमाने से इंदिरा इंडिया, फिर वो आपके निजलिंग गप्पा, मुरारजी देसाई, कैसे कांग्रेस टूटी, कैसे बीबी गिरी के लिए क्या किया गया। तो कांग्रेस के अंदर ये सहज बात है। हम जैसे भाजपाइयों की ये बातें समझ में नहीं आती, पर उनके हाथ हस्तक ये सब होता है। पर जहां तक मेरे जैसा छोटा दिमाग समझ रहा है, हाई कमान को चुनौती मिल चुकी है। आप जिस T23 की बात कर रहे हो वो बात अपन दूसरे किताबें करेंगे। एक नाम अशोक गहलोत का तय हुआ। अशोक गहलोत पर्चा भरने के पहले फ्लॉप हो गए, रातों रात बदल गए। फिर तो उस रात मेरे नेता आदरणीय मध्य प्रदेश के हैं, इसलिए मैं कहूंगा भाई मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता है, उनका नाम अचानक आ गया जी। वो भी आएगी, आए भी गए भी, खत्म बताना हो गया। दिल की बातें दिल में ही रही, बातों का बनाना हो गया। खड़गे जी आ गए। ये कहाँ से आ, ये 10 जनपद से आ। और उसके बाद जब थरूर खड़े हो गए तो आप कहते रहिए G23 का समर्थन है। बाकी तो ये बड़ी साफ स्थिति है कि सुबह से शाम तक गांधी परिवार का ही जप होना है कांग्रेसियों से। वो ढोंग तमाशा नाटक चुनाव का जितना भी करते रहे, पर ये कड़वा सच है। और दूसरी तरफ भी नजर रखिए, कांग्रेस विभाजन की ओर बढ़ रही है नहीं, कांग्रेस विभाजित चल रही है। अशोक गहलोत का एपिसोड आज चर्चा का विषय नहीं है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक तरफ हाईकमान कह रहा है आदरणीय सोनिया जी कि हमारे कैंडिडेट हैं दोनों, कांग्रेस में फ्रेंडली फाइट। इस हिंदी का तो आप ही हिंदी बताइएगा शरद जी, मैं तो सुन रहा हूँ फ्रेंडली फाइट बहुत जमाने से, फाइट भी फ्रेंडली, तो ये तो मिली जुली कुश्ती होती है। ऐसा कुछ हो रहा है वो अलग विषय है, पर चलिए वो कह रहे हैं तो आधा जी आप देखिए G23 आप कह रहे हैं उनके साथ है। अरे भैया पार्टी में G23 के नेता थे गुलाम नबी आजाद, तो आज पार्टी के बाहर है। कपिल सिब्बल। चलिए अभी दूसरा राउंड है तिवारी जी, मैं लौटता हूं आपकी तरफ, और मैं किसी समझौते के तहत ये रिसिप्रोकेट नहीं कर रहा हूं कि आपने मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द कहे तो मैं आपके लिए कह रहा हूं, लेकिन जितने युवा प्रवक्ता हैं दोनों ही दलों के, भाषा का लालित्य और चुभती हुई बात को भी, कि मज़े की बात भी जो है, जिस तरह से बेमज़े की बात को भी जिस मज़ेदार अंदाज में आप कह जाते हैं, मुझे लगता है ये सीखना चाहिए। और सीखने की ना कोई उम्र है ना कोई अवस्था है, बस आपका पात्र खाली रखिए आप और उसमें जल भरने दीजिए, क्योंकि भरे हुए पात्र में जल नहीं डाला जा सकता है। अब्बास हफीज़ साहब, मुकम्मल जवाब के लिए मैं आपसे रूबरू हूँ। देखिए शरद जी, सबसे पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो संतुष्ट नहीं हो सकती है। भाजपा को राहुल गांधी जी की 1000 किलोमीटर यात्रा जो हो चुकी है उस पर भी आपत्ति है, उसको वो मजाक समझते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। कांग्रेस पार्टी के चुनाव की प्रक्रिया को वो मजाकिया समझते हैं और ये कहते हैं दिखावा चल रहा है, लेकिन वो उसको खुद नहीं कर सकते हैं। जो बार बार आरोप लगाते हैं कि देखिए कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष चुनाव हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, उस तरह से हो रहा है, वो ये नहीं बता पाते हैं कि JP नड्डा जी किस चुनाव से आए थे। ये सारी चीज़ें, हमारे सवाल इतने ज़्यादा पुराने हो चुके हैं पर जवाब आज तक नहीं मिला है कि भाई आपके भी चुनाव करके दिखाइए ना, हम तो कम से कम दम रखते हैं चुनाव करने का। और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो इतिहास बता रहे थे तिवारी जी कि वहाँ हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति को अधिकार है। जब चुनाव होते हैं तो जाहिर सी बात है चुनाव जीतने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसके अंदर हर स्वतंत्र सेनानी रहा है, एक लंबा इतिहास है, और उसको जब चुनाव जीतना है जिस व्यक्ति को, तो वो हर संभव प्रयास करेगा। अब आपके यहाँ ये चीज़ नहीं है तो आप नहीं समझ सकते हैं। और जब चुनाव हो जाते हैं तो हम सब एक हैं। जितेंद्र प्रसाद जी ने चुनाव लड़ा सोनिया गांधी जी के खिलाफ, और उसके बाद क्या हुआ, जितेंद्र प्रसाद जी, उनके बेटे जो थे वो मंत्री बनाए गए मनमोहन सिंह जी के कैबिनेट के अंदर। सोनिया जी कह देती नहीं, जितेंद्र प्रसाद जी ने जो है चुनाव लड़ा था मेरे खिलाफ, मैं तो नहीं बनने दूंगी। जितेंद्र प्रसाद को बनवाया, उनको मंत्री बनाया गया। तो यही कांग्रेस पार्टी के जो एकता की बात है शशि थरूर जी ने करी है। अब यहाँ गुटबाजी किस में है,
और आपका कहना है गांधी परिवार से हम बाहर नहीं आते, कुर्बानियां दी हैं उस परिवार ने, गौरवान्वित है हर एक कार्यकर्ता, 2 प्रधानमंत्री दिए हैं इस देश को जो शहीद हुए हैं। आप अगर अडवाणी जी को सारे एहसान उनके भूल के किनारे लगा दें, उनको कहीं पूछे नहीं, मार्गदर्शक मंडल में बैठा के ऐसा गायब करें कि वो कहीं रहे नहीं जिन्होंने पार्टी को सींचा हो, जिन्होंने पार्टी को ऊपर लाके खड़ा किया हो, तो ये हमसे अपेक्षा मत कीजिए कि हम सोनिया गांधी जी को छोड़ देंगे। हमारे लिए हमारे बड़े हमारे हैं और हमेशा रहेंगे और हम उनके मार्गदर्शन में हमेशा चलेंगे। आज एक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल का प्रमाण कांग्रेस पार्टी दे रही है, जिस दल के अंदर आंतरिक लोकतंत्र इतना मजबूत हो कि 2 प्रत्याशी आएँ और बराबरी से हर प्रदेश कार्यालयों के अंदर जाके अपना प्रचार करें, वोट मांगें और पार्टी के अंदर उनसे कोई भी कुछ भी सवाल डेलीगेट पूछ ले और उसका वो जवाब दें। तो ये वो कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर देश को चलाते हैं और आपके अंदर क्योंकि लोकतंत्र नहीं है तो आप भी देश को जो है बीजेपी किस तरह से चला रही है वो सब जान रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल है कि हमारे इस नेता ने ये बोला, उस नेता ने ये बोला और ये नेता छोड़ के चला गया। आपके यहाँ से नेता छोड़ के नहीं गए, सत्ता आपके पास है, कम गए हैं, लेकिन क्या आज की तारीख में नितिन गडकरी जी बीजेपी की सरकार के ऊपर सरकार में रहते हुए निशाना नहीं साधते हैं? वो क्यों तकलीफ में है, वो क्यों परेशान है? अपनी चिंता कर लीजिए और देश की चिंता कर लीजिए। कांग्रेस पार्टी की चिंता करने के लिए कार्यकर्ता काफ़ी है। संदीप जी, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, आता हूं तिवारी साहब, इसके बाद आप ही की तरफ आऊँगा मैं। मुझे ये समझाइए कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की ये पूरी पटकथा लिखी हुई है? शशि थरूर भी उसमें अपना किरदार निभा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी निभा रहे हैं, जैसा खुद मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसमें जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही हो सकता है, ये तो हम विश्लेषण या अनुमान का एक सिरा निकाल कर रखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है, जैसा प्रसाद जी का उदाहरण दिया अब्बास हफीज साहब ने, और उसके बाद उनको मंत्री बनाया गया। तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस का कोई ऐसा विरोध नहीं है। अगर आप मल्लिकार्जुन खड़गे को देखें और शशि थरूर को देखें कि एक के साथ पूरे विरोधी एक साथ खड़े हैं, या जैसा तिवारी जी ने कहा कि निजलिंगप्पा साहब की तरह एक विभाजन की कगार पर है पार्टी। जो लोग कांग्रेस के इतिहास को समझते हैं वो निजलिंगप्पा साहब को जरा पढ़ लेंगे तो गूगल में जाकर तो उनको बहुत स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि नई पीढ़ी के लिए शायद ये निजलिंगप्पा या बरुआ जी या इंडिया इज़ इंदिरा, इंडिया इज़ इंदिरा, ये नारे शायद नए हो सकते हैं। आप किस तरह देखते हैं? शरद जी, कई बार ऐसा आभास तो होता है कि ये पटकथा व्यवस्थित तरीके से लिखी गई है और इसके किरदार हैं ये, और मुझे लगता है कि ये जो पटकथा भी लिखी गई है वो अशोक गहलोत के मामले के बाद लिखी गई है कि चुनाव भी हो जाए, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संदेश भी चला जाए और राहुल गांधी की जो यात्रा है वो सुव्यवस्थित चल जाए। अगर गहलोत चुनाव लड़ते या दिग्विजय सिंह जी को चुनाव लड़ाते तो स्थितियां कुछ और होती हैं। ये दोनों इस तरह के नेता हैं कि जो आक्रामक नहीं है राजनीति में, या बहुत सीमित क्षेत्र के राजनेता हैं ये। तो मुझे ये लगता है कि बंटवारे की राजनीति कांग्रेस में नहीं हो पाई, और कहीं ना कहीं जिसको कई बार अपन कहते हैं, हो सकता है उचित वह शब्द ना हो, अंडर हैंड डीलिंग जो होती है वो भी राजनीतिक दलों में होती है कि दिखे भी कि ये तरीका हमने लोकतांत्रिक अपनाया गया और पहले से तय भी है वो। इसमें सबसे बड़ा लाभ कांग्रेस को ये दिख रहा है कि G23 जो है वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहा है खड़गे साहब के साथ खड़े होके। तो गांधी परिवार का जो परिवारवाद का नारा है वो भी खत्म हो जाएगा, और दूसरी तरफ शांति से चुनाव निपट जाएंगे और एक संदेश भी चला जाएगा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराती आप ये मानते हैं कि ये चुनाव वास्तव में धारदार चुनाव तब होता जिसमें पक्ष विपक्ष कांग्रेस के ही सामने होते, जब मनीष तिवारी या आनंद शर्मा में से कोई एक मैदान में होता? शरद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर एक ऐसा नेतृत्व करता होता या ऐसा नेता होता जो आक्रामक होता तो वो दिखता कि 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल तो कांग्रेस में ये नजर नहीं आ रहा कि 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, अपनी बात आगे कहना, एक नए तरह का चुनाव हो रहा है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक जैसे चुनाव हम लोग देखते हैं वैसा चुनाव तो नजर नहीं आ रहा है। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि एक हजरत आते हैं बहुत सम्मान के साथ, बहुत सीनियर लीडर हैं, प्रणाम है खड़गे साहब को, लेकिन वो कहते हैं ईद में बचेगा तभी तो मुहर्रम में नचेगा। अब क्या ज़रूरत है इसकी, पता नहीं, समझ नहीं आता। दूसरे साहब आते हैं, वो इतने रिलैक्स हैं कि हार जीत से ऊपर हैं हम, तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इवन स्माइलिंग है, हमें कोई दिक्कत नहीं। नेहरू गांधी परिवार तो हमेशा से सम्माननीय है। अगर कोई उस पर चैलेंज करता है तो ये, मैं ये नहीं कहता कि नेहरू परिवार गांधी परिवार को कोसकर ही बढ़ सकता है कोई धड़ा, लेकिन ये चीज़ें प्रश्न तो खड़े करती हैं कि क्या ये सब कुछ तय है और सही वक्त पर
वो जो एक कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार के स्वाभाविक उत्तराधिकारी माने जाते हैं राहुल गांधी, ये उनके लिए लाल कालीन बिछाया जा रहा है, जाजम बिछाई जा रही है। तिवारी जी जी मैं ये कह रहा हूँ कि आदरणीय पौराणिक जी कह रहे थे, ऐसा नेता होता जो कुछ वो रखता, ऐसा नेता होता कहाँ था आदरणीय पौराणिक जी? आपने तो कांग्रेस को सबको समझाया बहुत अच्छे से। ऐसा नेता होता कहाँ? ऐसा नेता चंद्रशेखर था, इमरजेंसी में भगा दिया गया था कांग्रेस से। जगजीवन राम जी थे, वो उनकी क्या स्थिति बनी थी? तो कांग्रेस में ऐसा नेता होगा कैसे जब तक नेहरू परिवार के हाथ में ही, गांधी परिवार के हाथ में ही कमान है। जो बचे हैं वो आप बुलाए जा रहे हैं, बीजेपी लिए जा रही है उनको। नहीं, मेरी विनती सुनिए, हम बुला नहीं रहे, पर जब जहाज में छेद होता है ना, तो सब उतर उतर के भागते हैं। मैं इस विषय पे भी नहीं जाना चाहता। मैं एक चीज बारीक कह रहा हूँ, अब तमाशा मैं इसलिए कह रहा हूँ भाईजान, मेरे अब्बास हफीज साहब जी, मेरा कोई चिंता उनता नहीं है बीजेपी को। शुरू में ही आदरणीय शरद जी ने कहा है कि बीजेपी का मामला नहीं है, पर अब बैठे अपन बातचीत करने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक बात अगर नहीं मान रहे हैं कि हाईकमान को सार्वजनिक रूप से चुनौती दी गई है, तो दूसरी बात ये बता दीजिए कि आदरणीय सोनिया जी ने कहा कि दोनों कैंडिडेट कांग्रेस के हैं, कोई प्रचार नहीं होगा, पर अशोक गहलोत जी अपना सीआर बनाने के चक्कर में अभी उनने खुलेआम बयान दे करके और खड़गे साहब के लिए वोट मांगा है। दूसरी बात आप कह रहे हो, अभी बात आई कि कांग्रेस से एक ब्लॉक ब्लेम हट जाएगा कि वो गांधी परिवार ही चलाता है। दोनों नेताओं के बयान सुन रहे हो, पौराणिक जी की कमेंट सुन रहे हो कि ये तो मिली जुली कुश्ती लगती है। दे आर सेइंग कि फ्रेंडली फाइट है भी। और तीसरी चलिए जी जी, बहुत संक्षेप में, वक्त कम है तिवारी साहब मेरे पास जी। बिल्कुल इतना अंत में कहना चाहता हूँ कि हम कोई चिंता विंता नहीं कर रहे, पर एक बात समझ लीजिए कि ये आरोप जो है कि एक परिवार की पार्टी वही संचालित करेगी, इस नाटकीय चुनाव से वो अब ब्लेम हटने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों कैंडिडेट। अब्बास हफीज साहब, सबसे पहली बात ये शरद जी कि खुद की पार्टी में चुनाव नहीं है, मोदी जी अमित शाह जी के बाहर चुनाव पूरी भारतीय जनता पार्टी आ नहीं पा रही है। अब एक परिवार इनकी खुद की पार्टी पे काबिज हो चुका है। तिवारी जी बातें कर रहे हैं सिंडिकेट के दौर की, वो भूल जाते हैं कि बलराज मढ़ोक जी को किस तरह से अपमानित करके अडवाणी जी और उनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्टी के अधिवेशन से बाहर निकाल दिया था। तो आपका खुद का इतिहास भी उठा के देखिए, तब आप सिंडिकेट की और सारी बातें कीजिएगा। और आज आपको चिंता बिल्कुल नहीं है, मैं मान रहा हूं, आपको जनता की चिंता नहीं है, आपको अपने संगठन की चिंता नहीं है, आपको अपने कार्यकर्ता की चिंता नहीं है, आपको बेरोजगार युवा की चिंता नहीं है, आपको यहाँ असुरक्षित महिलाओं की चिंता नहीं है, आपको डूबते व्यापारों की चिंता नहीं है। आप चिंता कर किस बात की रहे हैं? आप तो मस्त हैं आप लोग। भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता अपने आप में कि खुद आपको पेंशन मिल रही है, हर नेता को सैलरी मिल रही है, कार्यकर्ता बेचारा परेशान हो रहा है, वो कार्यकर्ता आपके साथ नहीं खड़ा है, वो हट चुका है, उसकी चिंता कर लीजिए। बहुत शुक्रिया अब्बास हफीज साहब, बहुत शुक्रिया तिवारी साहब, बहुत शुक्रिया संदीप पौराणिक जी। तमाम बातें हैं, कांग्रेस बीजेपी के एक दूसरे को लेकर आरोप हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो दुष्यंत साहब फरमा गए हैं अपनी ऐतिहासिक और अविस्मरणीय गज़ल में, जो हिंदी में एक प्रयोग भी मानी जाती है कि मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये चुनाव कांग्रेस के लिए एक असरदार और ऐतिहासिक होना चाहिए। ये इस नाचीज़ ने माफ़ी के साथ रद्दोबदल की है, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही। अब देखते हैं कि ये आग क्या कांग्रेस को उस तरफ ले जाती है जिसको आप और हम कहते हैं कि आप एक बार वो आग प्रज्वलित कर लेते हैं तो मशाल बनकर वो लाखों हाथों में पहुंच जाती है। ये बहुत ज़रूरी है कांग्रेस के लिए, और ये भविष्य बताएगा। भविष्य क्या ज़्यादा दूर नहीं है, बस तीसरे हफ्ते में अक्टूबर के सारी तस्वीर हमारे और आपके सामने होगी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, कोल, केंद्र और कांग्रेस। नमस्कार।